इंडिया वर्ल्ड की 7th सबसे बड़ी कंट्री। वैसे हमसे बड़ी 6 कंट्रीज और हैं जिनके मुकाबले में हम शायद लैंड में उनसे छोटे हों, बट हमारी डाइवर्सिटी और पॉपुलेशन उनसे बहुत ज़्यादा है, और मैं कहूँ सबसे ज़्यादा है। वाइल्ड लाइफ में भी ये बात कुछ कम नहीं है। इंडिया को वाइल्ड लाइफ का हॉटस्पॉट कहा जाता है, और इसका पूरा श्रेय इंडिया की जोग्राफिकल लोकेशन और इंडिया के क्लाइमेट को जाता है। वैसे आपको पता ही होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, पर यहाँ पर सोने की चिड़िया का ही प्रयोग क्यों किया गया है ये शायद मुझे नहीं पता, बट इस चिड़िया और सोने इसमें एक बहुत यूनिक कनेक्शन है। चलिए आपको बताता हूँ। द टाइम्स ऑफ इंडिया के हिसाब से 878 टन्स है गोल्ड रिजर्व्स का इंडिया में इस वक्त। तो इंडिया को गोल्ड रिजर्व्स की लिस्ट में 9th रैंक पर लाता है। और द वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट के हिसाब से इंडिया में 1271 बर्ड स्पीसीज हैं, जो कि अगेन इंडिया को 9th रैंक पर लाता है। तो हो गया ना एक बहुत यूनिक कनेक्शन। वैसे ये नंबर 1271 बर्ड्स का ये कोई फिक्स नंबर नहीं है, ये हमेशा चेंज होता रहता है। द वायर के हिसाब से इंडिया में टोटल 1350 बर्ड स्पीसीज हैं, विकिपीडिया के हिसाब से 1377 स्पीसीज, वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट के हिसाब से 1271 स्पीसीज, और द हिंदू के हिसाब से 1353 स्पीसीज, और एक बुक जो मेरी पर्सनल फेवरेट है उसके हिसाब से 1300 स्पीसीज। इस बुक को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इंडियन सबकॉन्टिनेंट की पूरी बर्ड्स को इन्वॉल्व किया गया है। इसमें कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो इंडिया में नहीं मिलते, बट नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान ऐसी जगहों पे मिलते हैं। तो ये नंबर फिक्स नहीं है और इस पर कोई प्रॉपर रिसर्च नहीं की गई है। और वैसे इस नंबर को फिक्स रखना हमारे हाथों में नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं जो हमने अब तक डिस्कवर नहीं की हैं, और बहुत सारी ऐसी जो शायद हमारे डिस्कवर करने से पहले ही एक्सटेंट हो जाएं, और हो भी रही हैं। आज हम ऐसे ही 5 स्पीसीज के बारे में बात करेंगे जो कि इंडिया की 5 सबसे मिस्टीरियस और सबसे रेयर स्पीसीज मानी जाती है, और उनका वजूद एक क्वेश्चन मार्क के अलावा और कुछ नहीं है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। साल 1846, जॉन एडवर्ड ग्रे, एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट, जो अपने एक फ्रेंड से मिलने जाते हैं जो अर्ल ऑफ डर्बी थे नॉस्ले हॉल में। उनका नाम था एडवर्ड स्मिथ स्टैनली। उनके पास एक बहुत बड़ा प्राइवेट बर्ड्स का कलेक्शन था। उन्होंने वो बर्ड्स दुनिया भर से खुद कलेक्ट किए या फिर खरीदे थे। उन्हीं बर्ड्स में से जॉन की नज़र एक कुल के पेड़ पर पड़ती है, कुल यानी बटेर। वो कुल देखने में बहुत ही यूनिक थे। मीडियम साइज के वो कुल्स जिनकी नॉर्मल से ज़्यादा बड़ी टेल थी, रेड कलर की बीक और रेड कलर की फीट थे, और फेस के पार्ट्स वाइट डॉट्स थे। जॉन को वो बर्ड्स इतने यूनिक लगते हैं कि उन्हें भरोसा होता है ये एक न्यू स्पीसीज है। जब वो एडवर्ड से पूछते हैं कि उन्हें वो कहाँ मिले, तो एडवर्ड कहते हैं कि उन्होंने वो नॉर्थ इंडिया में कहीं से खरीदे हैं। इसलिए जॉन उनका नाम हिमालयन कुल्स रखते हैं, पर अब तक उनका ओरिजिन और उनकी लोकेशन अननोन थी। उसके 19 साल बाद 1865 पहली बार एक वाइल्ड पेयर पकड़ा जाता है जो साइंटिस्ट की नज़रों में आता है। वो पेयर नॉर्थ इंडिया के पहाड़ों में से 1800 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है, पर एग्जैक्ट लोकेशन अभी तक अननोन थी, क्योंकि वो पेयर वहाँ के लोकल लोगों द्वारा पकड़ा जाता है। उसके 2 साल बाद 1867 5 और बर्ड्स कलेक्ट किए जाते हैं, जो रिसर्च और क्लासिफिकेशन के लिए ब्रिटिश म्यूजियम में भेज दिए जाते हैं। उसके 9 साल बाद 1976 में एक लास्ट बर्ड कलेक्ट किया जाता है, जो वेस्टर्न हिमालयाज के मसूरी हिल स्टेशन के पास उत्तराखंड में मिलता है। बट उसके बाद वो बर्ड्स दिखना बंद हो जाते हैं। ना तो कभी उनका कोई फोटो लिया गया, ना ही कोई वीडियो रिकॉर्ड की गई, और ना ही कोई लाइव और डेड स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया। पर आज तक उसके लास्ट टाइम देखे जाने के 148 ईयर्स के बाद भी IUCN ने उन्हें एक्सटेंट डिक्लेयर नहीं किया है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि वो कहीं ना कहीं आज भी अपने एक हेल्दी पॉपुलेशन मेंटेन किए हुए हैं। क्योंकि आज भी ऐसे रेयर बर्ड्स जो उत्तराखंड के जंगलों में एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, वो हिमालयाज की पहाड़ियों में अभी भी जिंदा हैं और अपनी एक हेल्दी पॉपुलेशन मेंटेन किए हुए हैं। वैसे भी कुल्स बहुत ही शाई क्रिएचर्स होते हैं। वो हमेशा इंसानों और इंसानी गतिविधियों से छुपकर रहना पसंद करते हैं। हालांकि वो उड़ अच्छे से सकते हैं, बट वो हमेशा झाड़ियों में छुपकर चलना पसंद करते हैं। सिर्फ खतरे के टाइम ही उड़ते हैं। इसी वजह से उत्तराखंड के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में 2015 से ही उनके ढूंढने के लिए रिसर्चेस कंडक्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है कहीं ना कहीं वो आज भी जिंदा होंगे, और जब वो मिल जाएंगे तो वो उनकी हेल्दी पॉपुलेशन को दुनिया के सामने लाएंगे, ताकि उन्हें प्रोटेक्शन दी जा सके। तब तक के लिए वो बस एक मिस्ट्री है। फॉरेस्ट आउलेट
ये इंडिया की सबसे अंडररेटेड बर्ड स्पीसीज में से एक है। वैसे तो इसका ओरिजिन एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, बट इसके लिए बहुत सारी स्टोरीज सजेस्ट की जाती हैं। उनमें से 2 सबसे बेस्ट स्टोरीज जिसे साइंटिस्ट एक्सेप्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। बट हैरान की बात यह है कि वो दोनों ही स्टोरीज एक ही साल में टेक प्लेस करती हैं, साल 1872। पहली स्टोरी के हिसाब से 1872 में एलन ऑक्टवेन ने इसे महाराष्ट्र में कलेक्ट किया था और उसके बाद नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम ऑफ लंदन में इसे भेज दिया था, जहां इसे रिचर्ड बॉल्डविन शार्प ने डिस्कवर किया था और इसकी डिस्कवरी को पब्लिश किया था। और दूसरी स्टोरी के हिसाब से एक आयरिश ऑफिस जो इंडिया में काम करते थे और उनका नाम था F.R. बेलवेट, उन्होंने इसे 1872 में मध्य प्रदेश में कलेक्ट किया था और उसके बाद इसके 2 या 3 स्पेसिमेन को कलेक्ट करने के बाद ब्रिटिश म्यूजियम में भेजा था। इनमें से स्टोरी चाहे जो भी हो, इतना यकीन से कह सकते हैं कि इसे 1873 या फिर 1872 में ही देखा गया था और उसी साल इसके कुछ स्पेसिमेन को ब्रिटिश म्यूजियम में भेजा गया था। वैसे 1884 के बाद इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और ना ही इसे किसी ने देखा और इसके बाद इसके पूरे रिकॉर्ड्स गायब हो गए। उसके करीब 100 साल बाद 1976 में डॉक्टर एस्टेलन उन्होंने कहा कि इस बर्ड को देखे 100 साल बीत चुके हैं और अब इसे एक्सटिंक्ट मान लेना चाहिए। पर उसी के 5 साल बाद से ही कुछ रिपोर्ट्स आने लगी जहां पर लोग इसे देखने का दावा करने लगे। पर डॉक्टर एस्टेलन का मानना था कि लोगों ने स्पॉटेड आउलेट को देखा था, जो कि एक सिमिलर स्पीसीज थी फॉरेस्ट आउलेट के हिसाब से, और बहुत से साइंटिस्ट भी स्पॉटेड आउलेट को फॉरेस्ट आउलेट समझ लेते थे। पर 1997 में एक बायोलॉजिस्ट पमेला रस्मुसन और उनके कोलीग्स ने इसे दोबारा ढूंढ निकाला। ये डिस्कवरी दुनिया के लिए हैरान करने वाली थी, क्योंकि इसे लगातार 113 सालों तक कभी किसी ने नहीं देखा था और उन्होंने इसे महाराष्ट्र के सतपुरा रेंज के फुटहिल्स के पास ढूंढा था। और ये डिस्कवरी आज भी ऑर्निथोलॉजी की दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट डिस्कवरीज माना जाती है। इस डिस्कवरी के बाद बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, WRCS, सालिम अली सेंटर ऑफ ऑर्निथोलॉजी, नेचुरल हिस्ट्री वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन सब ने रिसर्चेस कंडक्ट किए इसकी अलग अलग सबस्पीसी को ढूंढने में और देखा कि ये कहाँ तक इसकी रेंज मौजूद है। हालांकि इस चीज़ में उन्हें बहुत ही बड़ी निराशा हाथ लगी, क्योंकि उसकी बहुत ही छोटी छोटी 2 पॉपुलेशंस मौजूद, जिनका टोटल काउंट 250 इंडिविजुअल्स बताया जाता है। ये पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इतनी कम कि साइंटिस्ट को यकीन है कि अगले 100 सालों में ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। हालांकि इसकी 2 पॉपुलेशंस को आपस में इंटरब्रीड कराकर शायद हम इसे बचा सकें, बट फॉरेस्ट आउलेट बहुत ही साइज स्पीशीज होती है और उसके नॉकटर्नल नेचर की वजह से उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। और ये इंडिया की नहीं बल्कि वर्ल्ड की सबसे रेयरेस्ट आउल स्पीसीज में से एक मानी जाती है और IUCN ने इसकी 2 छोटी छोटी अलग पॉपुलेशंस होने की वजह से इसको एंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा है। फॉरेस्ट आउलेट इस बात की जीती जाती सबूत है कि कभी हमें जिंदगी के लिए निराश नहीं होना चाहिए। अगर लाइफ खत्म हो जाए तो कहीं ना कहीं वो हमेशा जिंदा रहती है। द पिंक हेडेड डक, आप में से बहुत लोग इसके बारे में जानते होंगे या कभी ना कभी इसका नाम तो जरूर सुना होगा। ये इंडिया का सबसे फेमस एक्सटिंक्ट एनिमल्स में से एक है। इसके बारे में बहुत बुक्स में लिखा गया है, इनफैक्ट इसके बारे में तो खुद एक बुक लिखी गई है। अगर आप चाहें तो मैं इसके बारे में एक फुल वीडियो बना सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। उसे पहली बार 1777 में एक पेंटिंग में देखा जाता है जो भवानी दास द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद बहुत बार इसका जिक्र आता है और बहुत लोगों ने इसे देखा है, पर वो सारे रिकॉर्ड्स बहुत ही पुराने हैं। इसके ऊपर बहुत सारी और पेंटिंग्स भी बनाई गई हैं और इसके टैक्सीडर्मी स्पेसिमेन भी दुनिया भर के म्यूजियम्स में मौजूद हैं। एक टाइम पर ये डक सेंट्रल इंडिया, आसाम, बांग्लादेश और नॉर्दर्न म्यांमार में मिलती थी और बहुत लोग इसे देखने का क्लेम करते हैं, पर ये स्पीसीज हमेशा से रेयर थी। ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट E.C. स्टुअर्ट बेकर उन कुछ ट्रस्टेड लोगों में से एक हैं जिनके वर्ड साइंटिस्ट के लिए मैटर करते हैं। उन्होंने इसे 1925 में असम में देखा था। उन्होंने इसे ब्रह्मपुत्र के फुट प्लेन्स में देखा था। और डॉक्टर सालिम अली, जिन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उन्होंने इसे एक बार नहीं बल्कि 2 बार देखा था। एक बार लंदन में एक जूलॉजिकल पार्क में और एक बार 1935 में मणिपुर में। इसके रिकॉर्ड 1950 तक मौजूद है।
1950 के बाद इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हालांकि बहुत लोग इसे देखने का दावा करते हैं, बट आज तक कभी कोई फोटो या फिर वीडियोस नहीं लिए गए। इसके खो जाने का मेन कारण ओवर हंटिंग, हैबिटेट लॉस और हमेशा से इसकी रेयरिटी को बताया जाता है। कि 1949 में लोगों ने इसे देखने का दावा किया था, पर वो किसी ट्रस्टेड सोर्स से आए हैं ये पता नहीं। हालांकि 1950 के बाद इसे कभी नहीं देखा गया, पर साइंटिस्ट मानते हैं कि ये आज भी मौजूद और नॉर्दर्न म्यांमार में मिल सकते हैं। यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि पिंक हेडेड डक एक डाइविंग डक की स्पीसीज से आती है। जो डक्स हमेशा से क्लीन रिवर में रहना पसंद करते हैं और इंसानी पॉपुलेशन से दूर रहते हैं। डॉक्टर सालिम अली उन कुछ लोगों में से एक हैं जिन्होंने कभी इसे एक्सटिंक्ट नहीं माना। वो कहते हैं कि ये आज भी इंडिया के रिमोट्स और म्यांमार के बहुत ही सुदूर इलाकों में मौजूद है और हमें बस इसे ढूंढने की जरूरत है। डॉक्टर सालिम अली नहीं चाहते थे कि वो डॉग्स हमें कभी मिले, क्योंकि अगर वो हमें मिले तो हम फिर से अपने लालच के लिए उन्हें बर्बाद कर देंगे। पर इस बात को नहीं झुटलाया जा सकता कि डॉक्टर सालिम अली और IUCN दोनों मानते हैं कि ये डॉग्स आज भी जिंदा है और इंसानों से छुपे हुए हैं। साल 1848, इंडिया की इंडिपेंडेंस से 99 ईयर्स पहले एक ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट थॉमस सी जॉर्डन विविंग बर्ड की एक न्यू स्पीसीज डिस्कवर करते हैं ईस्टर्न घाट्स के गोदावरी रीजन में, आंध्र प्रदेश। उस बर्ड की नेक पर 2 व्हाइट लाइनें थी जो ब्लैक बॉर्डर से कवर थी। उसके ऊपर एक गोल्डन ब्राउन पैच था और आंखों के ऊपर एक लाइन, और फ्लाइट विंग्स पर मेटालिक ग्रीन शाइनिंग थी। डिस्कवरी के बाद थॉमस सी जॉर्डन उसे अपना नाम देते हैं और उसका नाम बनता है जॉर्डन्स कॉर्सर। पर लोकल लोग उसे तेलुगु भाषा में कलीवी कोडी कहते थे। उसकी डिस्कवरी के बाद कई बार उसे देखा गया। 1848 में जब इसकी डिस्कवरी हुई उस टाइम पर भी ये बहुत रेयर थी और लोकल लोगों ने भी इसे बहुत कम देखा था। लोकल लोग इसे उसकी आवाज़ से ज़्यादा पहचानते थे। इसके कम देखने का बहुत बड़ा रीज़न था इसकी स्मॉल जियोग्राफिकल लोकेशन। ये बहुत ही छोटे एरिया में मिलती थी और इसका नॉक्टर्नल नेचर एक बहुत बड़ी वजह है कि इसे बहुत कम लोगों ने देखा है। यह सिर्फ रात को ही बाहर निकलती है। 1848 के बाद से इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। 1917 में एक एग कलेक्ट किया जाता है जो माना जाता है कि जॉर्डन कॉर्सर का था, पर इसकी कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। उसके कई साल बाद तक ये डिसअपेयर रहा, यहाँ तक कि बहुत लोगों ने इसे एक्सटिंक्ट मान लिया। 1986 में इसे दोबारा रीडिस्कवर किया जाता है। इसकी डिस्कवरी वैसे तो अननोन है, इसे ढूंढने के लिए वहाँ के लोकल लोगों ने इसकी हेल्प की थी और इसके बाद उसके ऊपर बहुत सारी स्टडीज कंडक्ट की जाती हैं और 20 सालों तक लगातार इस पे रिसर्च होती है। बट धीरे धीरे इसकी साइटिंग्स कम होने लगती है और 2008 आते आते ये दिखना बिल्कुल बंद हो जाती है। इसकी डिसअपेरेंस एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। कोई नहीं जानता कि ये क्यों खत्म हो रही है। हालांकि गोदावरी रिवर के पोल्यूशन को इसका बहुत बड़ा कारण माना जाता है, पर इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। 2008 से ही गवर्नमेंट इसे ढूंढने के लिए काफी रिसर्च कंडक्ट कर चुकी है। 2022 में गवर्नमेंट 50 लाख रुपीस का एक फंड रेज करती है जॉर्डन्स कॉर्सर को ढूंढने के लिए। इस रिसर्च में माइक्रोफोन, वॉइस रिकॉर्डर्स और मोशन कैप्चरिंग कैमरास का यूज किया जाता है। 8 मंथ्स तक ये रिसर्च चलती है, बट कोई फोटो हाथ नहीं लगता। हालांकि साइंटिस्ट को एक वॉइस मिलती है जिसका साइंटिस्ट कहते हैं कि वो जॉर्डन्स कॉर्सर की है। जब उस साउंड पर रिसर्च की जाती है तो ऑर्निथोलॉजिस्ट कंफर्म करते हैं कि वो साउंड जॉर्डन्स कॉर्सर की ही है और आज तक IUCN ने उसे एक्सटिंक्ट डिक्लेयर नहीं किया है। IUCN की माने तो उसका करंटली स्टेटस क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और वो आज भी इंडिया की सबसे रेयरेस्ट बर्ड स्पीसीज में से एक है और आज तक उसे ढूंढने के लिए रिसर्चेस कंटिन्यू हैं। अब तक जितनी भी स्पीसीज के बारे में हमने बात की है, ये स्पीसीज उनमें से बहुत ज़्यादा अलग और स्पेशल है। इसका वजूद इसकी एक्सटेंशन या फिर इसके प्रेजेंस को लेकर नहीं है, इसका तो एक लेजिटिमेट स्पीसीज होना भी एक बहुत बड़ी बात है। इस बर्ड का नाम है ग्रेट निकोबार क्रेक।
इसके नाम से जाहिर है ये निकोबार आइलैंड्स पर पाई जाती है। निकोबार आइलैंड्स इंडिया की सबसे यूनिक जगह है। वहाँ पर ऐसी एंडेमिक स्पीसीज मिलती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती, जैसे कि निकोबार पैराकीट जो इंडिया का सबसे बड़ा पैरट है, और निकोबार पिजन जो एक्सटिंक्ट बर्ड डोडो का सबसे क्लोज रिलेटिव है। इन सब के साथ कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जिन्हें अब तक डिस्कवर नहीं किया गया है। निकोबार दुनिया की कुछ उन जगहों में से एक है जहाँ पर हर साल एक न्यू स्पीसीज की डिस्कवरी जरूर होती है। ऐसे ही 2011 में आई हुई एक सुनामी के बाद बहुत सारे लोग गोविंद नगर सुनामी शेल्टर में आते हैं। ये जगह कैंपबेल बे से 6 किलोमीटर की दूरी पर थी। 2004 में आई हुई भयानक सुनामी से बेघर हुए लोगों के लिए ये घर से कम नहीं थी। जब लोग सुनामी के बाद बाहर आते हैं तो वो लोग देखते हैं कि एक छोटा सा बर्ड कीड़े मकोड़ों की तलाश कर रहा है। वो बर्ड उनसे 4 मीटर की दूरी पर होता है और लगभग 15 मिनट तक इधर उधर घूमता रहता है। बहुत सारे लोग उसे देखते हैं और उसकी फोटोज क्लिक करते हैं। उन सभी लोगों का दावा था कि उन्होंने वो बर्ड पहली बार देखा था। उस 15 मिनट के एनकाउंटर में वो बर्ड बिल्कुल नहीं बोला और खामोशी से अपने फूड की तलाश कर रहा था। जब लोगों की हलचल ज्यादा बढ़ गई तो वो उनकी हलचल सुनकर भाग गया। हालांकि एक छोटे बर्ड के लिए चलकर जाना बजाय उड़ने के लिए एक अनोखी बात थी, पर जिन लोगों ने उसे देखा उनके डिस्क्रिप्शन से लगता था कि वो बर्ड कभी उड़ ही नहीं सकता था। उन्हीं लोगों में से एक इंसान थे SR, जिन्होंने उसे बड़े ध्यान से देखा था। पहले तो उन्हें लगा शायद वो बैंड बिल क्रेक है। अगर ऐसा था तो भी वो एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वो बर्ड चाइना, रशिया, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया और पापा न्यू गिनी में मिलता था। इंडिया में उसके माइग्रेशन को कभी किसी ने नोट नहीं किया था और न ही कभी उस बर्ड को इंडिया में किसी ने देखा था। पर SR का भी मानना था कि वो बैंड बिल क्रेक नहीं था, बल्कि वो एक डिफरेंट स्पीसीज थी। फिर आगे जब इस पर रिसर्च हुई तो PCR की हेल्प से इसका जेनेटिक मटेरियल कलेक्ट किया गया और उस पर रिसर्च की तो पता चला ये एक बिल्कुल डिफरेंट स्पीसीज थी, जिसे साइंटिस्टों ने अब तक नहीं देखा था और ना ही इस पर कोई रिसर्च हुई थी। जब ऑर्निथोलॉजिस्ट को इसके बारे में पता चला तो उन्हें बहुत हैरानी की बात लगी, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे बर्ड की होने की उम्मीद वहां पर नहीं की थी। पर जब इस डिस्कवरी को सबके सामने लाया गया तो साइंटिस्टों ने कहा कि ये कोई लेजिटिमेट स्पीसीज नहीं है, क्योंकि फोटो में दिखने वाला बर्ड और बैंड बिल क्रेक में कोई डिफरेंस नहीं था। हालांकि उसको ढूंढने के लिए बहुत बार रिसर्च कंडक्ट की गई, लेकिन नवंबर 2011 के बाद वो बर्ड कभी नहीं दिखा और ना ही कभी कोई उसका लाइव या फिर डेड स्पेसिमेन कलेक्ट किया गया। पर हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि निकोबार आइलैंड्स ऐसी जगहों में से एक है जहाँ पर बहुत कम रिसर्च हुई है और वहाँ के वाइल्ड लाइफ सेंटर्स इस स्पीसीज को ढूंढने के लिए बहुत बेताब हैं और वहाँ पर इस स्पीसीज को ढूंढने के लिए लगातार रिसर्च कंडक्ट करते रहते हैं। हालांकि IUCN ने भी अभी तक इसे एक लेजिटिमेट स्पीसीज मानने से इनकार कर दिया है और अभी तक ग्रेट निकोबार क्रेक बस एक मिस्ट्री ही है। थैंक यू गाइस फॉर सीइंग माय फुल वीडियो। ये मेरी पहली वीडियो थी तो आई नो मुझसे इसमें छोटी मोटी मिस्टेक हो गई होंगी। अगर आपको इस टाइप का कंटेंट पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड लव नेचर।